जैन दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अनुकूल क्लासेस में। जैसे कि स्टैटिक क्लास चल रही थी हमारी, जिसमें कि पंचवर्षीय योजना थी। पंचवर्षीय योजना का टॉपिक हमारा पूरा खत्म हो गया था। आज हमारा जो नया टॉपिक आ रहा है वो आता है मिट्टी। सोल के बारे में बताते हैं। तो भारत की मिट्टी कैसी है, वो कितने प्रकार की होती है, तो उसके बारे में तो आती है मेरी मिट्टी। तो जो पहला पॉइंट आता है वो आता है भारत की मिट्टियां। भारत की मिट्टियां, सोल ऑफ इंडिया। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा क्या आता है, तो इसमें पहला पॉइंट हमारा आता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान, भारतीय कृषि अनुसंधान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, परिषद का मुख्यालय, का मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय इसका है दिल्ली में। मुख्यालय दिल्ली में है। दिल्ली में है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय दिल्ली में है। अगला पॉइंट आता है कि भारतीय मृदा विज्ञान, भारतीय मृदा विज्ञान, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का मुख्यालय, मृदा विज्ञान संस्थान, संस्थान का मुख्यालय, मुख्यालय तो भोपाल में है। कहाँ है, तो भोपाल में है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय दिल्ली और भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का मुख्यालय भोपाल में है। अगला पॉइंट आता है कि मतलब कि अगला था ICAR के भारत में, के भारत में 8 प्रकार की मिट्टी की पहचान की है। मिट्टी की पहचान की है। तो ICAR ने भारत में मिट्टी की 8 प्रकार की पहचान की है। अब ICAR क्या होता है? ICAR मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय, मतलब कि इंडियन काउंसिल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च। इसका फुल फॉर्म हो गया इंडियन काउंसिल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR का फुल फॉर्म। तो मिट्टी 8 प्रकार की कौन कौन सी? पहली आती है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी, या पहले लेते हैं जलोढ़ मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। दूसरी आती है हमारी काली मिट्टी, काली मिट्टी। तीसरी थी लाल मिट्टी, लाल मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। अगली आती है हमारी लेटेराइट, लेटेराइट मिट्टी। फिर आती है हमारी मरुस्थलीय मिट्टी, ये शुष्क, कहीं जगह कहीं कहीं आपको मरुस्थलीय मिलेगा, कहीं कहीं शुष्क मिलेगा, मरुस्थलीय मिट्टी। अगली आती है पीट एवं दलदली मिट्टी, पीट एवं दलदली मिट्टी, पीट एवं दलदली मिट्टी। उसके बाद लास्ट आती है लवड़ी एवं क्षारीय मिट्टी, लवड़ी एवं क्षारीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी। तो भारत में मिट्टियां कौन सी? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय भोपाल में है। और बात करें भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का मुख्यालय, तो भोपाल में है। मुख्यालय उसका दिल्ली में, इसका भोपाल में। ICAR मतलब कि इंडियन काउंसिल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च,
ने भारत में 8 प्रकार की मिट्टियों की पहचान करी है। कौन कौन सी है वो? पहली थी जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पीट एवं दलदली मिट्टी और लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। ये 8 प्रकार की मिट्टी है, इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अगला पॉइंट रहता है वो आता है हमारा कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टियां, कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टियां, पाई जाने वाली मिट्टियां। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टियां, सबसे अधिक भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो पहली आती है जलोढ़ मिट्टी। कितने परसेंट पाई जाती है? तो पहली आती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। तो कितने परसेंट पाई जाती है? 43% पाई जाती है। कितने? तो 43% पाई जाती है। दूसरी जो आती है वो आती है मेरी लाल मिट्टी। लाल मिट्टी कितने परसेंट पाई जाती है? 18%। 18%। अगली आती है हमारी काली मिट्टी। काली मिट्टी, तो काली मिट्टी पाई जाती है 15%। और लास्ट में जो आती है वो आती है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट, तो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है 3.7%। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। कितने परसेंट पाई जाती है? तो 43%। दूसरे नंबर पर आती है लाल मिट्टी जो कि 18%, काली मिट्टी 15%, और लास्ट में थी लेटेराइट मिट्टी जो सबसे कम यानी कि 3.7% भारत में पाई जाती है। अगले, तो पहले आती है हमारी जलोढ़ मिट्टी। पहली जो आती है वो आती है जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी भारत में कितने परसेंट पाई जाती है? तो 43% पाई जाती है। अगर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी आएगी। कितने परसेंट? तो 43%। तो बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की। तो जलोढ़ मिट्टी पहला पॉइंट आता है कि इसे इसे कांप मिट्टी, इसे कॉप मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहते हैं, या कछारी मिट्टी, कांप मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी को और किन दो नामों से आता है? तो इसे कांप मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। अगला पॉइंट आता है कि जलोढ़ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक भारत में सर्वाधिक 43% क्षेत्र में विस्तृत है तो जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक 43% क्षेत्र में विस्तृत है। अगला है कि ये ये मुख्य रूप से ये मुख्य रूप से दो स्थानों में पाई जाती है। ये मुख्य रूप से दो स्थानों में पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी, इसे कांप मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। पहला पॉइंट तो ये था हमारा। जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक 43% क्षेत्र में पाई जाती है। मुख्य रूप से दो स्थानों में पाई जाती है। कौन कौन से वो दो स्थान है? तो पहली आती है उत्तर भारत का मैदान। पहला था हमारा उत्तर भारत का मैदान।
उत्तर भारत का मैदान, और दूसरा पॉइंट जो आता है वो होता है तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र में तो कौन दो जगहों में पाई जाती है? उत्तर भारत के मैदान और तटीय क्षेत्र में। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप सब लोग को क्लास समझ में आ रही होगी। तो जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः रूप से दो दो स्थानों में पाई जाती है। कौन कौन से? उत्तर भारत के मैदान, दूसरा था तटीय क्षेत्र। तो अगले जो पॉइंट है वो हम लोग देखते हैं क्या है। तो अगला पॉइंट है कि उत्तर भारत के मैदान में, उत्तर भारत के मैदान में, उत्तर भारत के मैदान में जलोढ़ मिट्टी सतलज के, जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत के मैदान में जलोढ़ मिट्टी, अगला था सतलज के मैदान से लेकर, सतलज के मैदान से लेकर, मैदान से लेकर सतलज के मैदान से लेकर लेकर पूर्व में, पूर्व में ब्रह्मपुत्र के बीच, वे ब्रह्मपुत्र के मैदान तक पाई जाती है। ब्रह्मपुत्र के मैदान तक पाई जाती है। तो उत्तर भारत, तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ, मतलब कि उत्तर भारत के मैदान में, तो कहाँ से? तो उत्तर भारत के मैदान में कहाँ से जलोढ़ मिट्टी? सतलज के मैदान से लेकर ब्रह्मपुत्र के मैदान तक पाई जाती है। अगला पॉइंट हमारा ये आता है कि जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा, जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा, जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पर्वतों से लेकर, पर्वतों से बहा कर लाई जाती है। पर्वतों से बहाकर लाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पर्वतों से बहाकर लाई जाती है। और मैदानी क्षेत्रों में, और मैदानी क्षेत्रों में और मैदानी और मैदानी क्षेत्रों में निक्षेपित कर दी जाती है। निक्षेपित कर दी जाती है, कर दी जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ से? तो जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पर्वतों से बहाकर लाई जाती है और मैदानी क्षेत्रों में निक्षेपित कर दी जाती है। तो जो अगला पॉइंट आता है वो देखते हैं। अगला पॉइंट आती है, जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली आती है खादर और दूसरी आती है बांगर। खादर और बांगर। तो खादर, खादर मतलब सबसे ज्यादा उपजाऊ, सबसे ज्यादा उपजाऊ। तो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज्यादा उपजाऊ तो
खादर मिट्टी सबसे नई मिट्टी, इसे नई मिट्टी कहते हैं। इसे और क्या कहते हैं? तो इसे नई मिट्टी कहते हैं, नई मिट्टी कहा जाता है। तो बांगर ये पुरानी मिट्टी है। आप लोगों को उल्टा लग रहा होगा कि बांगर नई मिट्टी होनी चाहिए, खादर पुरानी, तो नहीं, तो खादर है वो नई मिट्टी है, बांगर हमारी पुरानी मिट्टी है। तो जलोढ़ मिट्टी को किन दो भागों में बांटा गया? एक नंबर एक खादर, दूसरी थी बांगर। तो खादर सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है और फिर नई मिट्टी होती है, बांगर है जो सबसे पुरानी मिट्टी होती है, मतलब पुरानी मिट्टी होती है। फिर अगला पॉइंट ये आता है कि भारत की मिट्टियों भारत की मिट्टियों में जलोढ़ मिट्टी, भारत की मिट्टियों में जलोढ़ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है, सर्वाधिक उपजाऊ होती है। तो भारत की मिट्टियों में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है, सर्वाधिक उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी में भी जलोढ़ मिट्टी में भी जलोढ़ मिट्टी में भी सर्वाधिक उपजाऊ सर्वाधिक उपजाऊ खादर मिट्टी होती है, खादर मिट्टी होती है, खादर मिट्टी होती है। तो भारत की मिट्टियों में सबसे सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है और कितने सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है? 43% क्षेत्र में पाई जाती है। किन दो मुख्य स्थानों पर होती है? तो उत्तर भारत के मैदान में और तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। उत्तर भारत के मैदान में कहाँ से कहाँ तक? तो उत्तर भारत के मैदान सतलज के मैदान से लेकर ब्रह्मपुत्र के मैदान तक पाई जाती है। इतना तो क्लियर। तो अब बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार, दो प्रकार की, खादर और बांगर। खादर मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है जो नई मिट्टी होती है, बांगर तो पुरानी मिट्टी। अगला पॉइंट आता है कि भारत की मिट्टियों में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी में भी जो सबसे ज्यादा उपजाऊ है तो वो है खादर मिट्टी। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो जलोढ़ मिट्टी का जो अगला पॉइंट आता है वो हमारा क्या आता है? तो अगला आता है कि बांगर क्षेत्र में बांगर क्षेत्र में खुदाई करने पर खुदाई करने पर तो बांगर क्षेत्र में खुदाई करने पर कैल्शियम कार्बोनेट की कैल्शियम कार्बोनेट की तो बांगर क्षेत्र में खुदाई करने पर कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां ग्रंथियां या टुकड़े मिलते हैं, टुकड़े मिलते हैं मिलते हैं। तो जब बांगर क्षेत्र में खुदाई होती है तो उसमें करने पर तो क्या मिलता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथि यानी कि टुकड़े मिलते हैं। अगला पॉइंट हमारा ये आता है कि जो कि इंपॉर्टेंट है, अगला पॉइंट हमारा ये आता है कि जलोढ़ मिट्टी में जलोढ़ जलोढ़ मिट्टी में ह्यूमस जलोढ़ मिट्टी में ह्यूमस नाइट्रोजन और फास्फोरस की नाइट्रोजन और फास्फोरस की
फास्फोरस की, तो जलोढ़ मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। की कमी पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी में पोटेशियम और चूना प्रचुर मात्रा में, पोटेशियम और चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो बांगर क्षेत्र में जब खुदाई करने पर तो क्या मिलता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के गंदे टुकड़े मिलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है तथा जलोढ़ मिट्टी पोटेशियम और चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मतलब कमी किसकी होती है, तो ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की होती है। प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो पोटेशियम और चूना पाया जाता है। तो ये होगी हमारी जलोढ़ मिट्टी। अब बात करते हैं लाल मिट्टी की। अगली आती है हमारी लाल मिट्टी, रेड सोल। तो अब बात करते हैं लाल मिट्टी की। तो लाल मिट्टी भारत में दूसरे नंबर पे आती है। तो पहला पॉइंट आता है कि लाल मिट्टी भारत में दूसरा बड़ा भारत में दूसरा बड़ा मृदा दूसरा बड़ा मृदा वर्ग लगभग 18%, लगभग 18% लाल मिट्टी का है। या फिर लाल मिट्टी भारत में दूसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग लगभग 18% है। तो लाल मिट्टी के भारत में सबसे दूसरा बड़ा स्थान है। पहली जलोढ़ मिट्टी 43%, दूसरी आती लाल मिट्टी, इसका लगभग 18%। अगला पॉइंट आता है कि ये लोहे के ऑक्साइड लोहे के ऑक्साइड लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। तो लाल मिट्टी का लाल रंग किस कारण होता है, तो लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। तो भारत में दूसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग होता है। और किस कारण इसका मतलब लाल रंग होता है, तो लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। अगला पॉइंट आता है कि भारत के पूर्वी पठारी भारत के पूर्वी पठारी भारत के पूर्वी पठारी भाग में सर्वाधिक भाग में सर्वाधिक भाग में सर्वाधिक लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी पाई जाती है। तो भारत के पूर्वी पठारी भाग में सर्वाधिक लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला पॉइंट आता है कि यह मिट्टी तमिलनाडु कर्नाटक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ उड़ीसा एवं झारखंड के व्यापक क्षेत्र में पाई जाती है।
इसका कुछ क्षेत्र राजस्थान और पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलेगा। तो लाल मिट्टी भारत में दूसरा स्वर्ण मृदा वर्ग है। भारत के पूर्वी पठारी भाग में सर्वाधिक लाल मिट्टी पाई जाती है। वो कौन कौन से भाग है? तो ये मिट्टी तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में, ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में व्यापक क्षेत्र में पाई जाती है, और राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला पॉइंट हमारा आता है कि लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो जल मिट्टी में पाई जाती है, तो लाल मिट्टी में भी, लाल मिट्टी में भी ह्यूमस, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की कमी, तथा फास्फोरस की कमी पाई जाती है, की कमी पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी में भी ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती थी, और लाल मिट्टी में भी ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। अगला पॉइंट आता है यह अपेक्षाकृत, यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मिट्टी है, कम उपजाऊ मिट्टी है। यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मिट्टी है, इसलिए यह मोटे अनाज, इसलिए यह मोटे अनाज, इसलिए यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मिट्टी होती है, इसलिए यह मोटे अनाज, खाद्यान्न जैसे, मोटे अनाज जैसे या फिर खाद्यान्न जैसे, तो मोटे अनाज जैसे कौन कौन से आते हैं? तो देखते हैं, वो आते हैं हमारे ज्वार, बाजरा, ज्वार बाजरा आदि फसलों के लिए उपयुक्त होती है, आदि फसलों के लिए उपयुक्त होती है, उपयुक्त होती है। तो ये होगी हमारी लाल मिट्टी। अब बात करते हैं काली मिट्टी की। अगली थी हमारी काली मिट्टी। ब्लैक, तो काली मिट्टी, काली मिट्टी, तो काली मिट्टी क्या है? तो काली मिट्टी किसके लिए? तो काली मिट्टी सर्वाधिक कपास के लिए उपजाऊ होती है। तो पहला पॉइंट यह था कि काली मिट्टी, काली मिट्टी को तो काली कपास, काली मिट्टी को काली कपास मिट्टी, काली मिट्टी को काली कपास मिट्टी या रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी और लावा मिट्टी भी कहा जाता है, और लावा मिट्टी भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। तो काली मिट्टी को और क्या क्या कहा जाता है? तो काली मिट्टी को काली कपास मिट्टी, रेगुर मिट्टी या लावा मिट्टी भी कहा जाता है। अब देखते हुए एग्जाम में पूछा तो रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम ही रेगुर मिट्टी है। अगला पॉइंट आता है कि उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में इसे करेल मिट्टी कहते हैं, में इसे करेल मिट्टी कहते हैं, करेल मिट्टी कहते हैं।
तो यूपी में से क्या कहता है, तो यूपी में से करेल मिट्टी कहा जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी के तो यूपी में इसे करेल मिट्टी कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी के चेर चेरनोजम चेरनोजम नाम दिया गया है, नाम दिया गया है। तो काली मिट्टी को काली कपास मिट्टी, रेगुर मिट्टी या लावा मिट्टी भी कहते हैं। पहला पॉइंट तो ये था हमारा। तो अब बात करते हैं यूपी में, तो यूपी में से करेल मिट्टी कहा जाता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका नाम चेरनोजम नाम दिया गया है। तो अब अगला पॉइंट आता है कि दक्कन के पठार में, दक्कन के पठार के अलावा, दक्कन के पठार के अलावा काली मिट्टी मालवा के पठार के, दक्कन के पठार के अलावा काली मिट्टी मालवा के पठार, मालवा मालवा पठार के क्षेत्रों, तो दक्कन के पठार के अलावा काली मिट्टी मालवा पठार के क्षेत्रों क्षेत्रों में भी पाई जाती है, में भी पाई जाती है। तो दक्कन के पठार के अलावा ये मालवा पठार के क्षेत्रों में भी पाई जाती है। अर्थात काली मिट्टी, अर्थात काली मिट्टी मालवा पठार की, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है। तो दक्कन के पठार के अलावा ये मालवा के पठार में पाई जाती है और मालवा के पठार की ये प्रमुख मिट्टी है। अगला पॉइंट आता है काली मिट्टी का, काली मिट्टी का भौगोलिक स्तर, सॉरी काली मिट्टी का भौगोलिक विस्तार सर्वाधिक महाराष्ट्र राज्य में है, सर्वाधिक महाराष्ट्र राज्य में है, महाराष्ट्र राज्य में है। तो काली मिट्टी का सर्वाधिक स्तर कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अगला पॉइंट हमारा यह आता है कि काली मिट्टी में, काली मिट्टी में, काली मिट्टी में जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है, जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है, सर्वाधिक क्षमता होती है। तो काली मिट्टी में जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है, अर्थात थोड़ी वर्षा, अर्थात थोड़ी वर्षा, अर्थात थोड़ी वर्षा होने पर भी यह, अर्थात थोड़ी वर्षा होने पर भी यह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है, यह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है।
तो काली मिट्टी में जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है तथा अर्थात थोड़ी वर्षा होने पर भी यह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने के लिए तथा सूखने के उपरांत तथा सूखने के उपरांत इसमें मोटी मोटी दरार भी पड़ जाती हैं। उपरांत इसमें मोटी मोटी दरार भी पड़ जाती हैं, दरार भी पड़ जाती हैं, मोटी मोटी दरार भी पड़ जाती है। चट्टानी चिड़क जैसी आती उस तरह की मिट्टी में जब सूख जाती मिट्टी है तो उसके वजह से मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं। अगर काली मिट्टी के इसी गुण के कारण इसी गुण के कारण इसे स्वतः जुताई इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। किसके कारण? क्योंकि ये जब गीले होने पर चिपचिपी हो जाती है, इसको सूखने के उपरांत इसमें मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं। अगला पॉइंट ये आता है कि काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी कहा जाता है क्योंकि यह मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपजाऊ होती है। क्योंकि यह मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपजाऊ होती है। तो ये होगी हमारी काली मिट्टी। नेक्स्ट आती है लेटराइट मिट्टी, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।